Let's continue our topic, chapter 3, that is the Delhi Sultan, and the topic is administration and consolidation under the Khaljis and Tughlaqs. तुगलक्स और खलजीज के अंडर में आपका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और कंसोलिडेशन कैसा था। कंसोलिडेशन मतलब मिक्सअप करना, मीन्स कि एक से बढ़कर ज़्यादा, जैसे खलजी थे, तुगलक थे, हमारे सब कॉन्टिनेंट्स पे, स्टेट्स पे राज करते जा रहे थे, एक टेरिटरी को, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। दैट द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट एज द दिल्ली सल्तनत needed reliable governance and administration। जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली द कंसोलिडेशन ऑफ अ किंगडम एज वास्ट, जो कंसोलिडेशन था किंगडम का बहुत ही ज़्यादा वास्ट था। एज अ दिल्ली सल्तनत नीडेड, दिल्ली सल्तनत को क्या था, रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रशासन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे जो वर्क करता है, जो गवर्नमेंट वर्क करती है, दैट आपके लिए। और तो जो दिल्ली सल्तनत था, उसका जो किंगडम था वो बहुत ही वास्ट था, बहुत ज़्यादा दूर तक फैला हुआ था, तो उनको कुछ रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे। रिलायबल मीन्स कि विश्वसनीय गवर्नर चाहिए थे, जिन पे वो ट्रस्टवर्दी गवर्नर्स चाहिए थे, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे। एंड रेदर देन अपॉइंटिंग aristocrats and landed chieftains as governors, the early Delhi sultans, especially Iltutmish favored their special slaves purchased for military service called badanga in Persian। क्या हुआ, दैट इज रेदर देन अपॉइंटिंग aristocrats and landed chieftains as governor, the early Delhi Sultan, especially Iltutmish, and favored their special slaves purchased for military service called badanga or in Persian। Rather than appointing aristocrats and landed chieftains as governor, rather than जो दिल्ली सुल्तान थे, स्पेशली इल्तुतमिश जो थे, जो दिल्ली सुल्तान थे, इल्तुतमिश, वो क्या करते थे, वो सिर्फ अपने फेवर, वो करते स्पेशल स्लेव्स को, वो सिर्फ स्पेशल स्लेव्स को, अपने स्पेशल स्लेव्स मीन्स गुलामों को, अपने स्पेशल स्लेव्स को, गुलामों को परचेज करते थे फॉर मिलिट्री सर्विस के लिए। ठीक है, वो अपने गुलामों को अपनी सर्विस के लिए, मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज करते थे, स्पेशल गुलामों को परचेज करते थे। उनको हम लोग बदंगा कहते हैं, इन पर्शियन लैंग्वेज में उनको हम बदंगा कहते हैं। और इन्हें किस लिए खरीदा जाता था, इन्हें मिलिट्री सर्विस के लिए परचेज किया जाता था। और ये इल्तुतमिश हमेशा क्या करते थे, अपने स्पेशल स्लेव्स को ही, वो अपने स्पेशल स्लेव्स को ही चीफ्टेंस बनाना ज़्यादा पसंद करते थे। आर्टिकोट्स एंड चीफ्टेंस ज़्यादा बनाना वो अपने स्पेशल स्लेव्स को ही पसंद करते थे, मतलब सूबेदार बनाना। उन्हें अपने जो गुलाम, उनके जो स्लेव थे, उन्हें वो सूबेदार नियुक्त करना, सूबेदार रिक्रूट करना उन्हें ज़्यादा पसंद करते थे। वो पर्शियन में उन्हें बदंगा कहते थे, और इन्हें वो मिलिट्री सर्विस के लिए खरीदते थे, वो इनको गवर्नर, या वो उनको ये पसंद नहीं था कि वो इनको आर्टिक्रोट्स
मीन्स कि सामंतों एंड लैंडेड चीफ सामंतों जमींदारों के स्थान पे वो उनको क्या करते थे, उनको गवर्नर्स या चीफटेन देख उनको क्या था कि उन्हें गवर्नर नियुक्त करना पसंद नहीं था, रिक्रूट करना। उन्हें लगता था कि जो मेरे स्पेशल स्लेव्स को मैंने ख़रीदा है, जो स्पेशल स्लेव्स को मैंने परचेज किया है, उन्हीं को मैं क्या करूँगा, उन्हीं को से मैं हर वर्क करवाऊँगा, उन्हीं से मैं मिलिट्री सर्विस भी करवाऊँगा, उन्हीं से मैं गवर्नर का काम भी करवाऊँगा, सारे वर्क उन्हीं से वो करवाते थे। उनको अलग से गवर्नर या अलग से सामंतों को, जमींदारों को रखना पसंद नहीं था। एंड दैट इज they were carefully trained to man some of the most important political offices in the kingdom. उन्हें राज्य मतलब उन्हें कुछ स्टेट्स के बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑफिसर्स थे, उन पर इन स्लेव्स को वो क्या करते थे, जो स्लेव्स थे उन्हें केयरफुली ट्रेन किया जाता था टू मैन सम ऑफ द मोस्ट, क्योंकि उन्हें एक ऐसे ऑफिसर्स में मतलब किंगडम के ऐसे पॉलिटिकल ऑफिसर्स में इम्पॉर्टेंट पोस्ट देने के लिए उन्हें बहुत स्पेशली ट्रेन किया जाता था, उन्हें बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ट्रेन किया जाता था। एंड सिंस दे वर टोटली डिपेंडेंट अपॉन देयर मास्टर, इसीलिए वो टोटली डिपेंड थे अपने मास्टर पे। द सुल्तान को ट्रस्ट एंड रिलाई अपॉन देम, इसीलिए वो पूरी तरह से अपने लैंडलॉर्ड पे, अपने मास्टर पे पूरी तरह से डिपेंड थे। इसीलिए जो सुल्तान है, सुल्तान भी उन पे ट्रस्ट करते थे और सुल्तान भी उन पे ट्रस्ट करते थे और रिलाई हो सकते थे, मतलब उन पे डिपेंड हो सकते थे सुल्तान भी। एंड स्लेव्स रेदर देन सन्स, जो स्लेव्स थे, जो सुल्तान थे, वो सबसे ज़्यादा स्लेव्स पे ही भरोसा करते थे, क्योंकि वो उनको ख़रीद के लेकर आते थे और ख़रीद के लाते थे तो मिलिट्री सर्विस के लिए वो उनको ख़रीद के लाते थे। क्योंकि जो दिल्ली सुल्तान था, उनका किंगडम बहुत वास्ट था, बहुत दूर तक फैला था, तो उन्हें एक रिलायबल गवर्नर्स चाहिए थे और एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए थे, जिससे कि उनके जो टेरिटरी को कोई संभाल सके। वो कहाँ तक जाते हैं तो उनके टेरिटरी को कोई संभाल सके। लाइक दिस फर्स्ट एग्जाम्पल, आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लीजिए। जो आपके स्कूल में जो प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने टीचर्स को इसलिए रखा है कि टीचर्स आपको मॉनिटर कर पाएँ, आपको स्टडीज़ भी करा पाएँ और आपको मॉनिटर कर पाएँ और आपकी इन्फॉर्मेशन जो भी है, आपकी डिटेल्स वो मैम तक इन्फॉर्म कर पाएँ। और यू कैन से कि आपके लिए एक वो भी है, मॉनिटर्स भी रहते हैं, जो मॉनिटर टीचर को हर बात बताते हैं, फिर टीचर प्रिंसिपल मैम को। तो ये एक अकॉर्डिंग रूल चल रहा है। तो वैसे ही वो क्या करते थे, जो आपके दिल्ली सल्तनत थे, वो रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहते थे और वो कहते थे कि हमें सूबेदार को नहीं रखना या गवर्नर्स हमें नहीं चाहिए। वो गवर्नर्स तो रिलायबल गवर्नर्स चाहते थे, ट्रस्टवर्दी गवर्नर्स चाहते थे जिन पे वो ट्रस्ट कर पाए। लेकिन जो एक्चुअल गवर्नर थे वो कहते थे कि नहीं, हम इनको गवर्नर नहीं रख सकते, ये हमारे ट्रस्टवर्दी नहीं है। तो ट्रस्टवर्दी उनका कौन था, जो स्लेव्स थे, जिनको वो जो गुलाम थे, जो दास दासियाँ थे, उनको वो खरीद के लाते थे, उन पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करते थे। जिनको आप खरीद के लाते उन पे वो ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती थी। और उनको जो हम खरीद के लाते थे वो मिलिट्री सर्विस के लिए उनको लेकर आते थे और उनको हम क्या कहते थे, उनको पर्शियन लैंग्वेज में हम बंदगा कहते थे, पर्शियन लैंग्वेज में हम उन्हें बंदगा कहते थे। और हम इन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देते थे जिससे कि हम इन्हें एडमिनिस्ट्रेटर या पॉलिटिक्स के मतलब सीट्स पे ऑफिसर्स में बैठा सके। उन्हें अच्छे से ट्रेनिंग देते थे जिससे कि वो पूरे राज्य को अच्छे से, किंगडम को संभाल पाए। और टोटली जो हमारे स्लेव्स थे वो टोटली अपने लॉर्ड पे, टोटली अपने मालिक पे डिपेंड होते थे जिन्होंने उन्हें खरीदा था। और इल्तुतमिश जो थे उनको किसी भी गवर्नर या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर पे भरोसा नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ स्लेव्स पे भरोसा करते थे और इसीलिए सारे स्लेव्स उन पे डिपेंड रहते थे, उन पे भरोसा करते थे। और जो हमारे सुल्तान थे वो किन पे भरोसा करते थे, वो इन पे भरोसा करते थे और इन्हीं पर रिलाई रहते थे, इन्हीं पर मतलब निर्भर रह सकते थे, उनका मानना ये था। देन
जो स्लेव्स रेदर देन सन्स, स्लेव्स रेदर देन सन्स मतलब बेटों से बढ़कर गुलाम हुआ करते थे। दैट टाइम जैसे इल्तुतमिश ने क्या कहा कि मुझे स्लेव पे ज़्यादा भरोसा है, गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर पे नहीं, मैं अपने स्लेव को ही गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर के पद पे नियुक्त कर दूंगा, रिक्रूट कर दूंगा, तो वो ज़्यादा डेवलप भी करेंगे और वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये मेरे मतलब डिपेंडेंट भी है और मेरे रिलाई भी है, मेरे पे निर्भर भी करते हैं, ट्रस्ट भी करते हैं। दैट सुल्तान फॉर एडवाइस, सुल्तान ने क्या एडवाइस किया, मतलब सुल्तान फॉर एडवाइस, सुल्तान को क्या सलाह दी गई। अ स्लेव हु वन हैज ब्रॉट अप एंड प्रमोटेड मस्ट बी लुक्ड आफ्टर फॉर इट्स नीड अ होल लाइफ टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। Wise men have said that a worthy and experienced slave is better than a son. कि जिन गुलामों को हम लेकर आए हैं, जिन गुलामों को हमने प्रमोट किया है, जिन गुलामों को हमने आगे बढ़ना सिखाया है, उसकी मस्ट बी लुक आफ्टर फॉर इट्स नीड अ होल टाइम एंड गुड लक टू फाइंड अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव। मीन्स कि जिन गुलामों को हमने जो लेकर आए हैं, मतलब जिनको पाला पोसा है, जिनको हमने आगे बढ़ाया, उनकी हमें मतलब उनको जिनको आगे बढ़ा उनकी हमें क्या करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो, अगर उनका गुड लक अच्छा हो, तभी पूरी लाइफ में कभी ही पूरी लाइफ में अगर जिस गुलाम को आपने पाला पोसा, उसे आगे बढ़ाया, उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि अगर तकदीर अच्छी होती है तभी पूरी ज़िंदगी कभी एक हमें ऐसे ऐसे वर्दी और एक्सपीरियंस स्लेव मिल जाते हैं कि वो पूरी। और एक वाइज मैन ने क्या कहा, अगर हमारी किस्मत अच्छी हो तो हमें ट्रस्टवर्दी और एक्सपीरियंस स्लेव मिल जाते हैं, मतलब योग्य और अनुभवी गुलाम हमें मिल जाते हैं। और दैट्स द कॉल कि वाइज मैन हैज सेड दैट अ वर्दी एंड एक्सपीरियंस स्लेव इज बेटर देन अ सन, मतलब बुद्धिमानों ने क्या कहा है, बुद्धिमानों ने कहा है कि एक वर्दी मतलब योग्य और एक्सपीरियंस मतलब अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है, कि गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। आई थिंक अगर आप लोगों ने मूवीज देखी है गोविंदा की, तो समटाइम नौकर बढ़कर हो जाता है बेटों से, तो उसी में यही कहा गया है कि बेटों से बढ़कर कौन है, स्लेव है बेटों से बढ़कर। And the Khaljis and Tughlaqs continue to use bandga and also raise people of humble birth who were often their clients to high political positions. They were appointed as generals and governors. However, this also introduced an element of पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो खलजी और तुगलक थे, उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया, उन्होंने स्लेव्स को यूज़ करना कंटिन्यू किया, और स्लेव्स को हम क्या करते थे, पर्शियन लैंग्वेज में बंदगा कहते थे। क्या कहते थे, बंदगा कहते थे। उन्होंने स्लेव का यूज़ करना स्टार्ट किया और उन्हें मतलब बंदगा को यूज़ करना स्टार्ट किया, और ऑल्सो रेज पीपल ऑफ हम्बल बर्थ। और उन्होंने क्या किया, साथ ही उन्होंने अपने पर मतलब जो क्लाइंट्स थे, जो क्लाइंट्स क्या होते हैं, क्लाइंट्स हम उन्हें कहते हैं someone who is under the protection of another or dependent or hanger on, मीन्स कि आप जिस पे डिपेंड है, जैसे हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है, आप लोग भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड है। मीन्स डिपेंडेंट वो होते हैं जिनको हर एक चीज़ के लिए अपने पेरेंट्स से पूछना पड़ता है, या आपकी फ़ीस आपके पेरेंट्स कहते हैं, आपकी कोचिंग फ़ीस देते हैं, स्कूल की फ़ीस देते हैं, आपको कोई ड्रेस परचेज़ करना है, आपको गिफ्ट्स पेरेंट्स देते हैं, तो वो सारा हम लोग एक डिपेंडेंट है। तो दैट्स अ क्लाइंट को हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट पर्सन, जो दूसरों पे डिपेंड रहता है। जैसे हम लोग भी डिपेंड रहते हैं, जैसे घर जाते हैं, मम्मी ने खाना बनाया कि नहीं, हम उन पे डिपेंड रहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लाइंट। और साथ ही अपने पर क्या था कि क्लाइंट
जो क्लाइंट थे वो बहुत छोटे मतलब लो कास्ट के लोगों को भी जो खलजी और तुगलक थे उन्होंने बनगा को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने कहा ऑल्सो रेस पीपल ऑफ हम्बल बर्थ, मतलब जो लो कास्ट के पीपल थे उनको भी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की, प्रमोट किया। उन्होंने किस तरह से उन क्लाइंट को प्रमोट किया, डिपेंडेंट पर्सन को किस तरह से प्रमोट किया, उन्होंने हाई पॉलिटिकल पोजीशन उन्हें दी, उन्हें हाई पॉलिटिकल पोजीशन उन्हें प्रोवाइड की, हाई पॉलिटिकल पोजीशन उन्हें प्रोवाइड किया। एंड हाउ दे वो और उन्हें जनरल और गवर्नर के पोजीशन पे अपॉइंट किया, उन्हें गवर्नर और जनरल के पोजीशन पे उन्हें अपॉइंट किया। However, this also introduced an element of political instability, लेकिन इससे जो पॉलिटिकल थी, जो पॉलिटिकल चीज़ें थी, ये क्या हो रहा था, उसमें इंस्टेबिलिटी होने लग गई थी, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या हो रही थी, इंस्टेबल हो गई थी। And slaves and clients were loyal to their masters and patrons, but not to their hire. जो slaves थे, जो गुलाम थे, और जो क्लाइंट्स थे जो डिपेंडेंट थे, वो लोयल थे अपने मास्टर के लिए, वो हमेशा लोयल रहते थे अपने मास्टर के लिए, एंड पैट्रॉन्स के लिए, अपने मास्टर के लिए हमेशा ही, या अपने मास्टर या उन्हें जो सुरक्षा देता हो, पैट्रॉन्स मतलब जो उनकी सुरक्षा करता हो, ठीक है, सुरक्षा करता हो, उन्हें डेवलप करता हो, उन्हें सिखाता हो, उनके लिए वो क्या थे, ऑलवेज लोयल थे, बट नॉट टू देयर हायर। मगर जो हायर मीन्स कि उत्तराधिकारी, मीन्स कि वो हायर्स के लिए लोयल नहीं थे, वो अपने मास्टर और पैट्रन्स के लिए लोयल थे, लेकिन वो अपने हायर उत्तराधिकारियों के लिए लोयल नहीं थे। एंड न्यू सुल्तान हैड देयर ओन सर्वेंट, जो नए सुल्तान हैं उनके खुद के भी नौकर थे, उनके खुद के नौकर थे। एज अ रिजल्ट द accession of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो उन्होंने, इसके रिजल्ट क्या हुआ, जो नए सुल्तान थे उनके खुद के भी एक नौकर थे, और क्या होता था, इसके कारण क्या हुआ नया, कि जो न्यू मोनार्क एंड सॉ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड और न्यू नोबिलिटी में, मतलब लड़ाइयाँ स्टार्ट हो गई या टकराहट, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया था। ये कॉन्फ्लिक्ट था कि जो न्यू सुल्तान थे वो जैसे ही थ्रोन सिंहासन पे बैठते थे तो क्या हुआ, वो अपने लिए नए सर्वेंट रखते थे, और जो पुराने सर्वेंट थे, नए और पुराने सर्वेंट में क्या होने लग गया था, कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया था। एंड द patronage of these humble people by the Delhi Sultan also shocked many allies, and authors of Persian Tawarikh criticized the Delhi Sultan for appointing the low and base-born to high offices। क्या हुआ, जो सुल्तान ने क्या किया था, सुल्तान ने अपॉइंट किया था जो लो और बेस बॉर्न लोग थे, जो बिल्कुल यू कैन से कि सुल्तान ने क्या किया था, जो बिल्कुल नीचे कास्ट के लोग थे, नीचे कास्ट के लोगों को क्या किया था, उनको सिक्योरिटी दिया था और पैट्रोनेज दिया था, संरक्षण दिया था। उसके कारण क्या हुआ, जो हमारे अपर कास्ट के लोग थे उनको काफ़ी बुरा फील होने लगा, उन्हें शौक लगा, उन्हें बहुत शौक लगने लगा। और जो पर्शियन में तवारिक के, जो पर्शियन में जो तवारिक थे, तवारिक जो लेखक थे, तवारिक के लेखकों ने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कि जो लो और बेस बॉर्न के लोगों को जब आप हायर पोस्ट पर रिक्रूट या हायर पोजीशन पर बैठाते हो, तो जो आपने बैठाया उसके कारण क्या हुआ, दिल्ली सुल्तान को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। किसने क्रिटिसाइज़ किया, तवारिक ने उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, तवारिक ने उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि से जो खलजी और तुगलक थे वो तो हमेशा क्या करते थे, जो बनगा स्लेव्स थे उन्हीं को हायर पोस्ट गवर्नर जनरल बनाते थे। लेकिन जब
न्यू सुल्तान आए तो जो न्यू सुल्तान थे उनके खुद के सर्वेंट थे, जो खुद के सर्वेंट उन्होंने अपने सर्वेंट जब अपने कोटियर्स में अपने खुद के सर्वेंट को रखना स्टार्ट किया तो प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, जो पुराने सर्वेंट थे उनको बुरा लगा तो उन्होंने फिर स्टार्ट कर दिया बोलना, उन्होंने उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया और उनकी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती जा रही थी। तो दिल्ली सुल्तान को क्या कहा गया, जो दैट टाइम जो दिल्ली सुल्तान थे उन पे लोगों ने कहा कि आपने जो लोअर कास्ट के लोगों को, जो स्लेव्स थे, स्लेव्स को आपने हायर ऑफिसेस में बैठा दिया, पॉलिटिकल पोजीशन उन्हें दे दी, गवर्नर बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटर सौंप दिया। तो आपने जो इतना वर्क किया इससे क्या हुआ, जो हमारे अपर कास्ट के लोग थे उनको काफ़ी शौक लगने लगा कि हमें तो कोई पोजीशन नहीं दी जा रही है। अब जो हमारे हेड होंगे वो सब कौन सी कास्ट के होंगे, लोअर कास्ट के होंगे। और उसके बाद से जो पर्शियन तवारिक जो थे, जो लेखक थे, उन्होंने तवारिकों के जो लेखक थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने दिल्ली सुल्तान को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया अपने लेखों में, उन्होंने राइट डाउन करना स्टार्ट किया, तवारिक ने लिखना स्टार्ट किया और उसमें उन्होंने दिल्ली सुल्तान को क्या कहा कि बहुत क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि आपने जो लो और बेसबॉर्न लोगों को ऑफिसर्स में बैठा दिया है उसमें आपने बहुत ही गलत किया है, यू हैव डन रॉन्ग थिंग। एंड ऑफिसर्स ऑफ सुल्तान मोहम्मद तुगलक, ऑफिसर्स सुल्तान मोहम्मद तुगलक के ऑफिस क्या थे, ऑफिशियल्स कौन से थे, ऑफिशियल्स मतलब ऑफिसर्स, दैट इज सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज कुमार, अ वाइन डिस्टिलर, फिरोज वाइन डिस्टिलर या फिरूज हजाम, अ बार्बर, फिर मनका तबाक अ कुक, and 2 gardeners, Ladda and Pira to high administration post। तो मोहम्मद तुगलक ने क्या किया था, उन्होंने अपॉइंट किया था, सबसे पहले अजीज कुमार को उन्होंने अपॉइंट किया था। अजीज कुमार कौन था, एक वाइन डिस्टिलर था, मीन्स कि नमक शराब बनाने और बेचने वाला, अजीज कुमार। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिरूज हजाम, वो क्या था, एक बार्बर था। फिर मनका तबाक एक कुक था और 2 गार्डनर्स लड्डा और पीरा उनको हाई एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर पोजीशन दी थी, बैठा दिया था, हाई एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट पे क्या किया था, बैठा दिया था। एंड जियाउद्दीन क्या किया था, जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया, 14th century, mid 14th century chronicler reported their appointment as a sign of the Sultan's loss of political judgment and his incapacity to rule। क्या किया कि 14th century के मिड में क्या हुआ, जो 14th century के मिड में जियाउद्दीन बर्नी थे, हिस्ट्री में क्या था, मतलब जियाउद्दीन, क्रॉनिकल इतिहासकार में जियाउद्दीन बर्नी ने इनको इन पोजीशन पे उन लोगों को बैठाया गया था, उन्होंने क्या लिखा, सुल्तान के उन्होंने लिखा, रिपोर्ट किया, their appointments as a sign of the Sultan loss of political judgment and his incapacity to rule। उन्होंने लिखा जो सुल्तान ने पॉलिटिकल जजमेंट, सुल्तान ने क्या किया, पॉलिटिकल जजमेंट को लॉस किया, लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट हो गया और हिज कैपेसिटी, लॉस ऑफ उनका जजमेंट हो गया। जियाउद्दीन बर्नी ने मोहम्मद तुगलक के बारे में उन्होंने मिड सेंचुरी 14th सेंचुरी में लिखा था कि इनके अपॉइंटमेंट के कारण
इनके अपॉइंटमेंट के कारण उन लोगों को इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे अपॉइंट किया। इसके कारण क्या हुआ, लॉस ऑफ पॉलिटिकल जजमेंट हो गया और हिज इनकैपेसिटी टू रूल, और वो रूल करने में इनकेपेबल है, वो रूल इस दिल्ली सुल्तान बनने में इनकेपेबल है, वो रूल नहीं कर सकते हैं या नहीं कर पाएंगे। उन्होंने जियाउद्दीन बर्नी ने ये कहा। लाइक द earlier sultan, the Khalji and Tughlaq monarchs appointed military commanders as governors of territories of varying sizes. क्या किया, पहले वाले जितने भी सुल्तान की ही तरह, जो मतलब अर्लियर सुल्तान की तरह जो खलजी और तुगलक थे, उन्होंने भी जो मोनार्क, खलजी और तुगलक मोनार्क थे, जो मोनार्क मतलब जो शासक थे, उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कमांडर्स को आज गवर्नर ऑफ टेरिटरीज ऑफ वेरिंग साइज, मतलब मिलिट्री कमांडर्स को मतलब टेरिटरीज जो जैसी टेरिटरीज का साइज था उस अकॉर्डिंग उन सबको गवर्नर बना दिया, उन सबको वहाँ का गवर्नर बना दिया। एंड दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड होल्डर वाज कॉल्ड इक्तादर, मीन कि जो इन इलाकों को क्या कहते थे, इक्ता कहते थे, और जो इन्हें संभालते थे, जो इनके हेड होते थे, जो इनको संभालते थे, उन्हें हम क्या कहते थे, इक्तादर या मुफ्ती कहे जाते थे। जो मतलब जो लैंड थी, हम लैंड को क्या कहते थे, मतलब इस इलाके को क्या कहते थे, इक्ता कहते थे, और जो इस इलाके को संभालते थे उन्हें हम इक्तादर कहते थे या मुफ्ती कहते थे। एंड इक्तादर या मुफ्ती, the duty of the mufti was to lead military companions and maintain law and order in their iqtas. जो मुफ्ती की ड्यूटी क्या थी, वो क्या करते थे, जो मिलिट्रीज थे, मुफ्ती की ड्यूटी क्या थी, जो मिलिट्री सर्विस थे, उनकी ड्यूटी क्या थी, जो मिलिट्री सर्विस थे, जो मिलिट्री पर्सन थे, उनको क्या करना था, मतलब वहाँ असाइन करना था। The duty of the muftis was to lead military companion, मतलब जो ड्यूटी ऑफ मुफ्ती क्या थी, वो लीड करती थी मिलिट्री कंपेनियन को, वो उनका नेतृत्व करती थी। एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इख्तियार, और मेंटेन लॉ करती थी और ऑर्डर करती थी, मतलब कानून और ऑर्डर को बनाकर रखती थी, अपने किसमें बना के रखती थी, इन ऑर्डर इन देयर इख्तियार में बनाकर रखती थी, इख्तियार। एंड in exchange for their military services, the muftis collected the revenue of their assignment as salary. वो मिलिट्री सर्विसेज के बदले मुफ्ती जो मिलिट्री सर्विसेज के बदले इन एक्सचेंज ऑफ मिलिट्री सर्विसेज मुफ्ती कलेक्ट करती थी रेवेन्यू फॉर देयर असाइनमेंट एज सैलरी। मुफ्ती क्या करती थी, रेवेन्यू को कलेक्ट करती थी, मुफ्ती रेवेन्यू को कलेक्ट करती थी और मतलब वो उसका असाइनमेंट था एज सैलरी, सैलरी उसे उसी में से मिलती थी। एंड दे ऑल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम देयर रेवेन्यू, जो मुफ्ती रेवेन्यू को कलेक्ट करती थी उसमें से उसकी सैलरी भी हो जाती थी, और वो लोग सोल्जर्स को क्या पे करते थे, रेवेन्यू पे करना स्टार्ट कर देते थे। एंड कंट्रोल ओवर मुफ्ती was most effective if their office was not inheritable and if they were assigned iqtas for a short period of time before being shifted. कंट्रोल ओवर मुफ्ती वॉज मोस्ट इफेक्टिव, जो कंट्रोल ओवर मुफ्ती था वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव था। क्यों, इफ़ देयर उनका जो ऑफिस था वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ़ देयर असाइंड इक्तास फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। एंड मुफ्ती लोगों पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि
जो मुफ्ती थे उन पे काबू रखने का सबसे अच्छा तरीका यह था कि उनका मीन्स कि क्या किया जाता था। आपने ये सुना है कि जो राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, यह हमने पढ़ा है। बट ऐसा है नहीं। तो हम लोग मुफ्तीज़ में क्या करते थे, मुफ्तीज़ पे कंट्रोल करने के लिए, इफेक्टिव कंट्रोल करने के लिए हम इनहेरिटेबल करते थे, वॉज नॉट इनहेरिटेबल। ऐसा नहीं था कि मुफ्ती का जो वंश है वो भी मुफ्ती ही बनेगा। एंड इफ़ दे असाइन इक्तास फॉर ए शॉर्ट, और उन्हें इक्तास मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए उन्हें पोस्ट दिया जाता था और उन्हें बार बार क्या किया जाता था, शिफ्ट किया जाता था। उन्हें शॉर्ट पीरियड के लिए इलाकों को दिया जाता था, ठीक है, टेरिटरी को दिया जाता था। इक्ता मतलब होता है टेरिटरी या इलाकों को दिया जाता था शॉर्ट पीरियड के लिए, जिससे कि वो एक ही जगह सेटल ना हो और वो ऐसा ना करे कि मतलब कि वो बने उनके बच्चे बनेंगे, ऐसा कोई सिस्टम ना हो। एंड these harsh conditions of service were rigorously imposed during the reign of Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। ये जो हार्श बिहेवियर था सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रिज्म में, उनके शासनकाल में नौकरी के मतलब जॉब के इतने रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत ही ज़्यादा फॉलो किया जाता था और उनके जो रूल रेगुलेशन थे वो बहुत हार्श थे। हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस थी उनकी, वह रिगोरसली इम्पोज किया जाता था। उनमें जॉब लेना बहुत ही मुश्किल था, जॉब पाना जैसे अभी डिफ़िकल्ट है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको कंपटीशन की तैयारी करनी पड़ती है, तो वहाँ तुगलक और मोहम्मद खिलजी के शासन में जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। बट accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by the mufti। अकाउंटेंट को रखा गया और अकाउंटेंट को रखा गया, स्टेट ने रखा कि वो चेक करे कि मुफ्ती रेवेन्यू को टाइमली कलेक्ट कर रही है या नहीं, एंड टाइमली कलेक्ट कर रही है या नहीं। वो कितना कलेक्ट कर रही है, कितना रेवेन्यू है उसके पास, कितना कलेक्ट हो चुका है, इसके लिए हमने क्या रखा था, अकाउंटेंट रखा था। एंड केयर वॉज टेकन दैट द मुफ्ती कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर। और केयर वॉज टेकन कि इस बात पर भी ध्यान दिया जाता था कि जो मुफ्ती है वो उतना जितना उसका टैक्स, जितना स्टेट ने डिफाइन किया है, जितना उसका टैक्स कलेक्ट होता है वो उतने ही नंबर ऑफ सोल्जर्स को मिलिट्री में रखे। मुफ्ती का काम क्या था, अगर आपका टैक्स अगर 10 रुपीज़ होगा तो उतने ही सोल्जर्स को आपको मिलिट्री में रखना है, उतने ही सोल्जर्स को आपको कहाँ रखना है, आर्मी में रखना है सोल्जर्स को। As the Delhi Sultan brought the hinterland of the city, जो दिल्ली सुल्तान थे उन्होंने क्या किया, brought the hinterland of the city। वो hinterland क्या था, जहाँ पे ऐसा पोर्ट के किनारे वो जगह जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज उस टाउन तक पहुँचते थे। पोर्ट पे तो गुड्स एंड सर्विसेज आ जाते थे, उसके बगल में कुछ शॉप्स खुल जाती थी जहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज पहुँचाए जाते थे। As the Delhi Sultan brought the hinterland of the cities under their control, they forced the landed chieftains, the Smantap, aristocrats and rich landlords to accept their authority, जो दिल्ली सुल्तान थे वो हिंटरलैंड को भी
दिल्ली सुल्तान ने क्या किया, ब्रॉड किया, मतलब हिंटरलैंड को भी अपनी सिटी में मिला लिया। हिंटरलैंड को भी उन्होंने क्या कर लिया, उस पर अपना कंट्रोल कर लिया और उन्होंने फोर्स किया लैंडेड चीफ सूबेदारों को फोर्स किया। द समानता आर्टिस्टोक्रेट्स को और जो रिच लैंडलॉर्ड को उनको भी फोर्स किया और कहा कि आज से हम आपके हेड हैं, और उन सबको उन्होंने झुका दिया। अमीर जमींदारों को उन्होंने झुका दिया और अथॉरिटी लैंडलॉर्ड ने अमीर और समानता एरिस्टोक्रेट्स को झुका दिया। चीफ सूबेदारों को उन्होंने सबको झुका दिया और उन पर कब्जा कर दिया। एंड under the Alauddin Khilji, the state brought the assessment and collection of land revenue under its own control. अलाउद्दीन खिजली के टाइम में क्या हुआ, स्टेट ने ब्रॉड असेसमेंट किया और लैंड रेवेन्यू को कंट्रोल कर लिया। मतलब उस लैंड रेवेन्यू पे जितना रेवेन्यू आता था, स्टेट ने, अलाउद्दीन खिजली ने अपने हाथ में उसको ले लिया, मतलब उस पर भी कब्जा कर लिया। एंड उस पर भी कब्जा कर लिया। द राइट्स ऑफ द लोकल chieftains to levy taxes were cancelled and they were also forced to pay taxes. क्या किया कि जो हमारे द राइट्स ऑफ दी, जो लोकल चीफ्टेन्स थे जो हम पर टैक्स लगाते थे, उनको कैंसिल कर दिया उनका टैक्स। एंड दे वर ऑल्सो फोर्स टू पे टैक्स, और जो चीफ्टेन्स थे जो लोगों पे टैक्स लगाते थे उनका उन्होंने क्या किया, उनको हटा दिया और कहा कि आज से आप लोग लोगों पे टैक्स नहीं लगाएंगे, ये हम इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे और आज से आप भी टैक्स पे करेंगे और आज से आप भी टैक्स पे करेंगे। The Sultan administrator measured the land and kept careful record. मतलब जो सुल्तान का एडमिनिस्ट्रेटर था उसने एक एक लैंड को मेज़र किया और केप्ट केयरफुल उसका अकाउंट बनाया और रख दिया। Some of the old chieftains and landlords served the Sultanate as revenue collectors and assessors. क्या किया, जो ओल्ड चीफ्टेन थे और जो ओल्ड लैंडलॉर्ड थे, जो सूबेदार थे, जो मालिक थे, उन्होंने सल्तनत को एज रेवेन्यू कलेक्टर्स एंड एसेसर्स दिए। उन्होंने क्या किया, सल्तनत को उनसे तो छीन लिया गया, और उन्हें मतलब कौन सी जॉब दी गई, उन्हें एज रेवेन्यू कलेक्टर्स और एसेसर्स की जॉब दे दी गई। जो बहुत ही पुराने चीफ्टेन्स और लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें ये रेवेन्यू कलेक्टर्स और एसेसर्स की जॉब दी गई। एंड देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस थे। पहला ऑन कल्टीवेशन कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% of the peasants produce, and on cattle and on houses. उन्होंने इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर पे जिसे खराज कहा जाता है, जो किसान की उपज का लगभग मतलब 50%, जो खराज है 50%, अगर किसान ने कुछ बोया है तो उसका 50% आपको टैक्स में देना पड़ेगा। सेकेंड, कैटल पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा और अपने घर पे भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो डैट टाइम से ही डिसाइड हो गया था कि हाउसेस पे भी टैक्स देना है। तो आज हम लोग नाउ अ डेज क्या करते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं। नाउ अ डेज हम लोग क्या करते हैं, हाउस टैक्स पे करते हैं। एंड इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट large part of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultan. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी रिमेंबर करने के लिए कि अभी भी दिल्ली सुल्तान के पास मतलब अभी भी दिल्ली सुल्तान अपने टारगेट से बहुत दूर थे। अभी भी लार्ज पार्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट अभी भी उनके आउटसाइड था, उनके इलाकों से बहुत दूर था। मीन्स कि अभी भी उनका कंट्रोल इंडिया के लार्ज पार्ट ऑफ साइड पे नहीं हुआ था। उनका जो कंट्रोल था इंडिया के लार्ज पार्ट साइड पे अभी तक नहीं हुआ था।
and it was difficult to control distant province like बंगाल from दिल्ली. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था कंट्रोल करना. दिल्ली पे बैठे बैठे बंगाल पे कंट्रोल करना, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नर्स को देखना, मॉनिटर करना एक डिफ़िकल्ट वर्क था. एंड सून आफ्टर annexing southern India, the entire region became independent. Then उन्होंने क्या किया, बहुत ही कठिन था. फिर साउथ इंडिया में जीतने के तुरंत बाद उन्होंने पूरे क्षेत्र पे सून आफ्टर annexing साउथर्न इंडिया पे उन्होंने कब्जा कर लिया. द एंटायर रीजन बिकेम इंडिपेंडेंट. पूरा रीजन इंडिपेंडेंट हो गया, मतलब कि आज़ाद हो गया. इवन द गैंजेटिक प्लेन देयर वर फॉरेस्ट एरिया. जो गंगा के पास जो प्लेस था वो एक फॉरेस्ट एरिया था. दैट सल्तनत फोर्सेस कुड नॉट पेनिट्रेट. यहाँ पे जो गंगा के किनारे था काफ़ी घना जंगल था, और ऐसे क्षेत्र जिनमें और क्या हुआ कि चीफ्स एस्टैब्लिश देयर रूल. वहाँ पर सल्तनत नहीं जा पाती थी. वहाँ पे उस जंगल में उनका जाना बहुत ही मुश्किल होता था. बहुत मुश्किल था, मतलब उस जंगल में जाना. लेकिन लोकल चीफ्स ने एस्टैब्लिश देयर रूल. जो लोकली थे, जो लोकल सरदार थे, उन्होंने इस रीजन पर अपना कब्जा कर लिया. और सम टाइम रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स देयर कंट्रोल इन दीज एरिया बट ओनली फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन. क्या हुआ कि वहाँ पे सूबेदारों ने अपना कंट्रोल तो कर लिया, बट कभी कभी जो मोहम्मद तुगलक थे या अलाउद्दीन खिलजी थे वो चाहते थे यहाँ पे भी अपना कंट्रोल करना. पर वह लेकिन वो कंट्रोल करते भी थे, लेकिन उनका जो कंट्रोल होता था वो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए ही उनका कंट्रोल होता था. एंड चिफ्टेन्स एंड देयर फोर्टिफिकेशन मीन कि सरदार और उसकी मतलब फोर्टिफिकेशन मतलब किलेबंदी करना. फोर्टिफिकेशन मीन्स कि किलेबंदी करना. एंड Ibn Battuta, a 14th century traveler from Morocco, Africa, explained that chieftains sometimes. और अफ्रीकी देश से मोरक्को से 14th सेंचुरी में इंडिया में एक यात्री आए थे. उनका नाम क्या था कि इब्न बतूता. इब्न बतूता ने मतलब इब्न बतूता फ्रॉम मोरक्को आए थे, और उन्होंने क्या किया मोरक्को से, और उन्होंने कहा कि हमें चीफ्टेन को पूरा एक्सप्लेन, मतलब चीफ्टेन के बारे में उन्होंने कई बातें लिखी. सरदार के बारे में उन्होंने कई चीज़ लिखी. फॉरफिटेड देमसेल्व्स इन माउंटेन, मतलब उन्होंने जो सरदार थे वो देमसेल्व माउंटेन इन रॉकी अनइवन रग प्लेसेस एज वेल एज द बैम्बू ग्रोव. सरदार कहाँ रहते थे? सरदार चट्टानों पे, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में वो लोग किले बनाकर अपना रहते थे. और कभी कभी बांस के भी मतलब घर बनाकर वो लोग रहते थे. बैम्बू के ग्रेव्स भी बनाकर रहते, ग्रोव. और इंडिया द बैम्बू इज नॉट हॉलो, इट इज़ अ बेल. क्या होता है कि जो बैम्बू होता है वो हॉलो नहीं होता, और वो बहुत ही बड़ा बड़ा होता है. एंड इट्स several parts are so intertwined that even fire cannot affect them, and they are on the whole very strong. और इसमें क्या होता है कि इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह से गूंथे जो होते हैं कि उन पर अगर आग का भी असर नहीं होता, और वो कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं. वो कुल मिलाकर जो बैम्बू होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं. उनके जो अलग अलग अगर आप पार्ट कर दो, अलग अलग हिस्से में आपस में मतलब अलग अलग पार्ट में इस तरह से वो जुड़े, आपस में अलग अलग उनका पार्ट होता है, लेकिन वो इस तरह से जुड़े रहते हैं कि उन पे
आग का भी कोई असर नहीं करता। वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। And the chieftains live in these forests, which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops. और जो सरदार थे वो क्या करते थे, वो जंगलों में रहते थे, जो इनके लिए, जो जंगल के हैं वो उनके लिए किले का काम करते थे। और इस दीवार के मतलब इस जंगल के बीच में उनके कैटल और उनकी फसल उगती थी, और कैटल और उनकी फसल उसमें उगती थी। एंड देयर इज ऑल्सो वाटर फ्रॉम देम विद इट, और वहाँ पे पानी की भी सुविधा थी। दैट इज रेन वाटर विच कलेक्ट्स देयर। वहाँ पे क्या करता था, अंदर पानी भी हमेशा पानी वहाँ पे रहता था, क्योंकि जब बारिश होती थी तो वहाँ पे पानी भर जाता था, तो वहाँ पे वो लोग उस पानी का यूज़ कर सकते थे, एंड उस वाटर का यूज। Hence they cannot be subdued except by powerful army, who entering these forces cut down the bamboos with specially prepared instruments। क्या होता था, इसीलिए उन्हें सरदारों को हराना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, उनको हराने के लिए हमें बहुत ही मतलब उनको हराने के लिए हमें पावरफुल आर्मी की ज़रूरत पड़ती थी, और सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती थी। देखिए, एक हमें पावरफुल आर्मी की ज़रूरत थी, और जो पावरफुल आर्मी थी वही इनको हरा सकता था। और पावरफुल आर्मी में हमें ऐसे कुछ औजार चाहिए थे, ऐसे कुछ चाहिए थे कि हम तुरंत बैम्बूज या तुरंत पेड़ों को, उनकी बाउंड्रीज को कट करते चले जाएं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट की उन्हें तलाश थी, पावरफुल आर्मी की तलाश थी, क्योंकि सरदार बिल्कुल पेड़ों की बाउंड्री, जो पेड़ चारों तरफ लगे थे उसकी बाउंड्री में आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। एंड द मंगोल्स अंडर Genghis Khan, the Mongols under Genghis Khan invaded the Mongol under Genghis Khan invaded Transoxian in northeast Iran in 1290, and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after. क्या हुआ कि जो चंगेज़ खान थे उनके अंडर में, मतलब जो मंगोल थे वो चंगेज़ खान के अंडर में उन्होंने 1219 में नॉर्थ ईस्ट में ईरान में ट्रांसआसियान पे क्या किया, हमला किया, और इसके तुरंत बाद ही दिल्ली सल्तनत पर भी दिल्ली सल्तनत को उनका दावा झेलना पड़ा। ये सबसे ज़रूरी चीज़ क्या था, जो चंगेज़ खान है, चंगेज़ खान के अंडर में मंगोलों ने 1219 में नॉर्थ ईस्ट ट्रांसआक्सियान को अभी के टाइम उज़्बेकिस्तान कहते हैं। ट्रांसआक्सियान को हम नाउ डेज क्या कहते हैं, उज़्बेकिस्तान कहते हैं। उस पर क्या किया, चंगेज़ खान में मंगोलों ने क्या किया, हमला कर दिया। और इसके शीघ्र बाद ही, इसके तुरंत बाद क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत को भी उज़्बेकिस्तान का उनका मतलब दिल्ली सल्तनत को भी फेस करना पड़ा था। ऑनस्लॉट सून आफ्टर, उन पे भी उन्होंने तुरंत ही हमला कर दिया था। और मंगोल अटैक्स ऑन दी दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। देखो, चंगेज़ खान के अंडर में मंगोल थे, मंगोलों ने पहले क्या किया, ट्रांसआक्सियान पे हमला किया, और उसके बाद उन्होंने बिना टाइम वेस्ट किए दिल्ली सल्तनत पर भी हमला कर दिया। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में जो
मतलब स्टार्टिंग में ही दिल्ली पर मंगोलों ने लगातार हमला करना स्टार्ट कर दिया था। इंक्रीज हो गए थे उनके हमले। अलाउद्दीन खिलजी और एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल्स पे उनका हमला होने लगा। And this forced the two rulers to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with these. उन्होंने क्या किया? तुरंत ही उन्होंने दिल्ली सल्तनत पे भी दिल्ली सल्तनत पे भी उन्होंने क्या किया? तुरंत ही लड़ाई वो दिल्ली सल्तनत से भी करने पहुंच गए। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में, मतलब रिज्म में, उनके शासनकाल के स्टार्टिंग में ही दिल्ली पर मंगोलों ने हमला कर दिया। और इससे मजबूर होकर जो दोनों ही सुल्तानों को, इससे क्या हुआ? इससे उन्हें मजबूर होकर दोनों ही रूलर्स को, मोहम्मद तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी को क्या करना पड़ा? मोबिलाइज करना पड़ा, एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा करना पड़ा। और इतनी उन्होंने लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा कर दिया। और लार्ज स्टैंडिंग जो आर्मी थी उनको संभालना, इतनी आर्मी को तो आप खड़ा कर रहे हो, लेकिन उसको संभालना एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए एक बहुत ही बिगेस्ट चैलेंज था। आप किसी के अगेंस्ट लड़ाई के लिए 10 to 20 पीपल्स को ले आते हो, लेकिन उनको संभालना भी एक आपके लिए चैलेंज था। और देखते हैं कि उन्होंने इस चैलेंज को, इन दोनों राजाओं ने, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने इन दोनों को कैसे डील किया, इन दोनों चुनौतियों को कैसे डील किया। एंड फर्स्ट दैट इज अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक। इन दोनों के बारे में रीड करते हैं और देखते हैं कि क्या किया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? दिल्ली वॉज अटैक ट्वाइस। दिल्ली पे दो बार अटैक हुआ था, इन 1299 एंड 1300, एंड इन 1302 एंड 1303 में 2 बार दिल्ली पर अटैक हुआ। एज अ डिफेंसिव मेथड अलाउद्दीन खिलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। जब उन पे अटैक हुआ तो उन्होंने डिफेंसिव, उसके बचाव के लिए उन्होंने क्या किया? एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को खड़ा कर दिया, मतलब बहुत बड़े सैनिक सेना को वहाँ पे उन्होंने खड़ा कर दिया। और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया? जो सल्तनत वॉज अटैक इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रिज्म, और सल्तनत पे अटैक हुआ, और ये कब हुआ था? अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रिज्म, मतलब कि मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में अर्ली ईयर्स में, स्टार्टिंग में ये उन्होंने, मंगोलों ने हमला किया था। और इस पे फिर क्या हुआ? द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड, और मंगोल की जो आर्मी थी वो इसमें हार गई। और जो मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट दी strength of his army and his resources to plan a attack on Transoxian, मतलब उन्होंने, मोहम्मद तुगलक ने तो हरा दिया मंगोलों को। अब उसमें क्या हुआ? हम जब भी किसी को हराते हैं तो हमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब मोहम्मद तुगलक में इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि उन्होंने ट्रांसऑक्सियाना पर भी हमला करने की प्लानिंग कर ली। उन्होंने कहा हम उन पर भी हमला करेंगे। और अब उन्हें क्या हो गया था कि जब उनकी सेना ने, उनके रिसोर्सेस, उनकी सेना ने मंगोलों को हराया तो उन्हें अपने पर क्या हो गया? विश्वास हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया। और उन्होंने कहा कि हम ट्रांसऑक्सियान पे या उज्बेकिस्तान पर भी हमला करेंगे। और मतलब उसी को, ट्रांसऑक्सियान को ही हम उज्बेकिस्तान कहते हैं, उज्बेकिस्तान कहते हैं। तो उन्होंने उसकी प्लानिंग कर ली और उन्होंने अपने सेना को भी उन्होंने लार्ज स्टैंडिंग सेना को खड़ा कर दिया। और सेकेंड अगर देखें तो अलाउद्दीन ने कंस्ट्रक्टेड अ न्यू गैरिजन टाउन नेम सीडी फॉर हिज सोल्जर। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए, अपनी मिलिट्री आर्मी के लिए एक नया गैरिसन टाउन बनाया। और उस गैरिसन टाउन का क्या नाम था?
city. उसने अपने सोल्जर्स के लिए एक नया गैरिसन टाउन बनाया city. And क्या किया, और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने कोई भी मतलब उन्होंने कोई नया कंस्ट्रक्ट नहीं किया गैरिसन टाउन. उन्होंने जो ओल्डेस्ट ऑफ द 4 सिटीज़ ऑफ दिल्ली था, जो उसमें से क्या था, जो पहले की 4 सिटी थी दिल्ली की, पहले की जो 4 सिटी थी दिल्ली की, उन्होंने उसी में से 4 सिटी दिल्ली की, जो पहले की सिटी थी दिल्ली आई कोहना, सीरी और जहापना. ये जो दिल्ली की सिटीज़ थी, इसमें से उन्होंने दिल्ली ई कोहना वॉज एम्पिटाइज ऑफ इट्स रेसिडेंट एंड द सोल्जर गैरिसन देयर. उन्होंने क्या किया, दिल्ली ई कोहना को, जो सिटी थी दिल्ली ई कोहना, उसको क्या किया, उन्होंने कहा कि उसको जहाँ वहाँ पे जो लोग रहते थे उनको क्या कहा, उनको कहा कि आप इस जगह को जितनी जल्दी हो सके वैकेट कर दीजिए, खाली कर दीजिए. और उस जगह पर उन्होंने गैरिसन मतलब कि एक उन्होंने वहाँ पर सोल्जर्स को रख दिया, और वहाँ पे उन्होंने किसको रखा, खाली उस जगह को करवा कर वहाँ पे सोल्जर्स को रख दिया. सोल्जर्स वहाँ पे रहने लग गए. और द रेसिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन द साउथ. क्या, जो वहाँ के निवासी थे, जो दिल्ली ई कोहना के निवासी थे, उन दिल्ली ई कोहना के निवासी थे, उनको कहाँ भेज दिया, उनको साउथ में एक नई राजधानी थी, मतलब उनको न्यू कैपिटल दौलताबाद में, उनको जो साउथ में उनकी नई न्यू कैपिटल थी दौलताबाद, वहाँ पे उनको ट्रांसफ़र कर दिया. वहाँ पे कहा कि आप जाकर वहाँ पे सेटल हो जाइए. एंड द सोल्जर्स हैड टू बी पेड. जो सोल्जर्स थे उन्हें क्या किया गया, सोल्जर्स हैड टू बी पेड. सोल्जर्स को पेड किया जाता था. सॉरी, 1 पॉइंट इज लेफ्ट. द सोल्जर्स हैड टू बी फेड. सोल्जर्स को फेड किया जाता था, उन्हें खाना पेट भरने की मतलब फेड. दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्टेड एज टैक्स फ्रॉम द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना. टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीसेंट ईच. क्या हुआ था, जो सोल्जर्स है, अगर हम सोल्जर्स को रख रहे हैं, अपनी आर्मी रख रहे हैं, तो उनके मतलब उनके खर्चे भी हमें, एक्सपेंस हमें ही बियर करना है, तो वो क्या खाएंगे. इसके लिए हम क्या करते थे, हम टैक्स कलेक्ट करते थे. और टैक्स कहाँ से कलेक्ट करते थे, जो लैंड्स होते थे गंगा और यमुना नदी के बीच में, जो लैंड्स होते थे जहाँ पे जो हमारे पीसेंट थे वो खेती करते थे, वहाँ से हम टैक्स लेते थे. और हमने टैक्स फिक्स किया हुआ था. टैक्स कितना फिक्स किया था, 50% टैक्स हमने फिक्स किया था. 50% टैक्स मीन्स कि जितना वो बोएंगे, उसका जितना भी वो क्रॉप ग्रो करेंगे, उसका 50% वो हमें लाकर देंगे. उसका 50% वो हमें क्या करेंगे, लाकर देंगे. एंड प्रोड्यूस. और मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, प्रोड्यूस फ्रॉम द सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी. उन्होंने, मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, अपने सेनाओं को फीड करने के लिए वो उसी जगह से या उसी इलाकों से वो भी टैक्स को इकट्ठा करते थे. बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर, द सुल्तान लेविड एडिशनल टैक्सेस. क्या हुआ कि वो लोग भी वहीं से टैक्स इकट्ठा करते थे, बट अब तो मोहम्मद तुगलक के पास लार्ज स्टैंडिंग आर्मी थी, तो उनको फीड करने के लिए मोहम्मद तुगलक ने कुछ एडिशनल टैक्सेस को भी ऐड कर दिया. और एडिशनल टैक्सेस को ऐड कर दिया, तो एडिशनल टैक्सेस को ऐड करने के बाद वहाँ पे क्या हो गया, द कोइंसिडेंट विद फेमिन इन द एरिया. उस एरिया पे क्या हो गया, कोइंसिडेंटली उस एरिया पे फेमाइन हो गया, मीन्स कि खाने का क्या हो गया, अकाल पड़ने लगा. एंड द सोल्जर्स हैड टू बी पेड. मतलब सोल्जर्स को भी हमें पेड करना पड़ता था, उन्हें भी तो हमें सैलरी देना होता था. एंड अलाउद्दीन खलजी चूज टू पे हिज सोल्जर्स सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्तास. मतलब अलाउद्दीन खलजी ने कहा कि मैं अपने सोल्जर्स को सैलरी दूंगा, कैश में सैलरी दूंगा, मैं इक्तास नहीं दूंगा, उन्हें इलाका नहीं दूंगा कि वो इलाके में जाके निगरानी कर रखे, या वो उन्हें मैं लैंड नहीं दूंगा.
इक्तास किसे कहते थे? These land were called इक्तास and their holder was called इक्तादर। मतलब जो लैंड थे, जो टेरिटरीज थी, जो वेरी साइज में, उसको हम इक्तास कहते थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं इन्हें इक्ता ना देकर इनको मतलब इक्ता के स्थान पर मैं इन्हें क्या दूंगा? कैश दूंगा, इनको सैलरी दूंगा। एंड the soldiers would buy their supply from merchants in Delhi, and it was thus feared that merchants would raise their prices. To stop this, Alauddin Khilji controlled the prices of goods in Delhi. Prices were carefully surveyed by officers and merchants who did not sell at the prescribed rates. Prescribed rates were punished. Prescribed rates were punished. मीन्स कि क्या हुआ कि जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो कैश में पेमेंट करेंगे, कैश देंगे, उन्हें इक्ता नहीं देंगे। और जो सैनिक थे जो वो सोल्जर्स थे, उन्हें अपने सोल्जर्स को अपनी कुछ सप्लाई, सोल्जर्स को कुछ ज़रूरत की चीज़ वो लोग परचेज़ करते थे। और परचेज़ किससे करते थे? व्यापारियों से, मर्चेंट से, जो दिल्ली के मर्चेंट थे उससे जाके सोल्जर्स अपनी चीज़ें परचेज़ करते थे। और वहाँ पे फिर डर हो गया कि जब दिल्ली के सोल्जर्स वहाँ पे जाने लगेंगे तो मर्चेंट्स लालच में कहीं पे गूड्स के रेट को ना बढ़ा दे, तो गूड्स के रेट को ना बढ़ा दे। तो इससे अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने प्राइसेस ऑफ गूड्स में, कीमतों में कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये प्राइसेस राइज नहीं होंगे, इनको बिल्कुल केयरफुली बिल्कुल उन्होंने कहा कि ये प्राइसेस कंट्रोल में रहेंगे, जिससे कि हमारे सोल्जर्स इसको परचेज कर पाए। और प्राइसेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर्स। जो प्राइसेस है उन्हें केयरफुली सर्वे किया जाएगा, ऑफिसर्स उन्हें सर्वे करेंगे। एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, अगर मर्चेंट जो अलाउद्दीन खिलजी ने रेट डिसाइड किया है, अगर उस रेट पे मर्चेंट सेल नहीं करते हैं तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी, उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। अलाउद्दीन खिलजी अपने सोल्जर्स के बारे में बहुत सोचते थे। एंड वही मोहम्मद तुगलक ने क्या कहा? मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स। मोहम्मद तुगलक जो थे वो अपने सोल्जर्स को भी मतलब पे करते थे कैश में। सोल्जर्स कैश सैलरी देते थे, वो कैश में देते थे, बट इंस्टेड ऑफ कंट्रोलिंग। लेकिन यहाँ मोहम्मद अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने तो प्राइजेस को कंट्रोल किया, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने प्राइजेस को कंट्रोल नहीं किया। ही यूज्ड अ टोकन करेंसी सम वॉर लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी। जो मोहम्मद तुगलक थे वो क्या करते थे? वो टोकन करेंसी का यूज़, उन्होंने क्या किया? टोकन करेंसी का यूज़ किया। और टोकन करेंसी मतलब आज की करेंसी में आप उन्हें पेपर मनी कहते हो, पेपर करेंसी कहते हो, और उस समय हम उन्हें उससे क्या कहते थे? टोकन करेंसी। ये क्या होती है? टोकन करेंसी। बट मेड आउट ऑफ, जो टोकन करेंसी थी वो बहुत चीप मेटल से बनती थी, वो गोल्डन और सिल्वर से नहीं बनाते थे वो लोग। वो जो सिक्के बनते थे वो बहुत ही जो सिक्के बनते थे वो मेटल से बनाए जाते थे। और पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट, जो 14th सेंचुरी के पीपल थे वो इन सिक्कों पर भरोसा नहीं करते थे। दे वर वेरी, वो बहुत स्मार्ट थे। दे सेव देयर, उन्होंने अपने गोल्ड और सिल्वर कॉइन को बचा के रखा। और पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद दिस टोकन करेंसी। उन्होंने क्या किया? जो 14th सेंचुरी के लोग थे वो इस टोकन करेंसी पे ट्रस्ट नहीं करते थे। उन्होंने क्या किया? तुगलक का फ़ायदा उठाया। तो उन्होंने क्या किया? गोल्ड और सिल्वर को अपने घर में सेव करके रखा, और अगर कोई भी उन्हें टैक्स देना रहता था तो वो क्या करते थे? टोकन करेंसी का यूज़ कर लेते थे। और जो टोकन करेंसी थी वो चीप मेटल से बनती थी। और दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफाइड इजली। और जो चीफ करेंसी थी उसे मतलब कि आप काउंटरफाइड, आजकल जाली नोटों का भी आपने सुना है कि जाली नोट भी बनाए जाते हैं, नकली नोट। तो इसी तरह आपके उस समय भी इन करेंसी को, इन नोटों को मतलब कि इन सिक्कों को भी बनाया जा सकता था। एंड अलाउद्दीन खिलजी में क्या था? एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर क्वाइट सक्सेसफुल। अलाउद्दीन खिलजी में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स
सक्सेसफुल हुए। Chronicles praise his regime and its cheap prices and efficient supply of goods in the market. He successfully withstood the threat of Mongol invasion. मतलब कि अलाउद्दीन खिलजी में एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुए। और जो हिस्टोरियंस थे, जो क्रोनिकल्स को हम क्या कहते हैं, हिस्टोरियंस ने कीमतों पर, मतलब हिस्टोरियंस ने इसकी तारीफ की कि उन्होंने कैसे प्राइजेस को रेज नहीं होने दिया, उन्होंने मतलब मार्केट पे अपना कब्जा बना के रखा और अपने सोल्जर्स को सस्ते प्राइजेस में गुड्स अवेलेबल करवाया। और उन्होंने सब मतलब हिस्टोरियंस ने इनकी बहुत तारीफ की है। और मंगोल ने जो उन पे आक्रमण किया था कि खतरे का भी उन्होंने मतलब जो आक्रमण का खतरा बना रहता था उसको भी उन्होंने क्या किया, डर से सामना नहीं किया, उन्होंने एक सक्सेसफुल पर्सन मिलकर सामना किया। मतलब उनके एक सक्सेसफुल पर्सन वो थे, उन्होंने उसका डट कर सामना किया। लेकिन मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स फेलियर हुए और हिज कंपेनियन इनटू कश्मीर वाज अ डिजास्टर। और जो उन्होंने कश्मीर पे आक्रमण किया वो भी बिल्कुल डिजास्टर हुआ, वो उससे हार गए। और ही देन गेव अप हिज प्लान टू इन्वेड ट्रांसोक्शियन एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि अब उन्होंने लड़ने का मन हटा लिया। जब वो कश्मीर से हारे तो उन्होंने कहा ट्रांसआक्सियन पर अब वो हमला नहीं करेंगे और उन्होंने अपनी आर्मी को भी क्या किया, बैंड कर दिया एंड डिसबैंड कर दिया। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स, उसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थे। उन्होंने जिन लोगों को दौलताबाद में सेंड किया था वहाँ पे क्या किया, द रेजिंग ऑफ टैक्स, उन्होंने लोगों को दौलताबाद में सेंड कर दिया और जिससे लोग वहाँ के गुस्से में थे कि हम जहाँ पे अच्छे से सेटल थे वहाँ से हटाकर हमें दूसरी जगह सेटल किया गया। इससे लोग भी बहुत नाराज़ थे। और उसके बाद क्या हुआ कि जो उन्होंने टैक्स को बढ़ाया इसके कारण अकाल हो गया और जो गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रिबेलियन, और वहाँ के लोगों ने भी विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया कि हम अब इतने टैक्सेस नहीं देंगे। एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉर्ड, और टोकन जो करेंसी मोहम्मद तुगलक ने की थी उस टोकन करेंसी को मोहम्मद तुगलक को वापस लेना पड़ा। अगर हम इन दोनों में कंपेयर करें तो अलाउद्दीन खिलजी बहुत बेटर थे मोहम्मद तुगलक से। अलाउद्दीन खिलजी पे दिल्ली में अटैक 2 बार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, लेकिन उन्होंने डिफेंसिव मेजर्स भी यूज़ किए और उन्होंने भी लार्ज स्टैंडिंग आर्मी को स्टैंड किया। और मोहम्मद तुगलक पे भी अटैक हुआ था। फिर उन्होंने क्या किया था, मोहम्मद तुगलक पे अटैक हुआ था तो मोहम्मद तुगलक ने मंगोलों को हरा दिया था। इससे क्या हुआ, मोहम्मद तुगलक में काफ़ी कॉन्फिडेंट आ गया और उन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी आर्मी को इकट्ठा कर लिया और उन्होंने सोचा कि अब हम मंगोलों पे अब हम ट्रांसआक्सियन पर हमला करेंगे। और उनको लगा कि मेरी सैनिक अब उन लोगों को भी हरा सकते हैं। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया अपनी आर्मी के लिए एक नया गैरिसन टाउन कंस्ट्रक्ट किया सिरी। लेकिन इन्होंने क्या किया, मोहम्मद तुगलक ने जो बसाया इलाका था उसी को क्या किया, खाली करवा दिया। और उसमें कौन सा बसाया इलाका था, दिल्ली कुहना को खाली करा दिया और वहाँ के लोगों को दौलताबाद भेज दिया और यहाँ पर अपनी आर्मी को सेटल कर दिया, अपनी आर्मी को रहने के लिए कह दिया। और यहाँ पे क्या हुआ, सोल्जर्स को खाना खाने के लिए, उनको खिलाने के लिए, उन्हें उनके एक्सपेंसेस के लिए क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी ने 50% टैक्स वसूला। 50% उन्होंने टैक्स कहा पीसेंट को देने के लिए। गंगा और यमुना के लैंड पे वो लोग जो अपना अनाज उगाते थे, अपना क्रॉप ग्रोन करते थे, उस पर उन्होंने कहा 50% हमें देंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। और मोहम्मद तुगलक ने भी कहा, मोहम्मद तुगलक ने भी उसी इलाकों से कहा, उन्होंने भी अपनी लैंड आर्मी के लिए वहाँ से टैक्स को इकट्ठा किया। लेकिन मोहम्मद तुगलक का इससे पेट नहीं भरा। उन्होंने क्या कहा, मोहम्मद तुगलक का इससे फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने क्या किया, एडिशनल टैक्सेस उन लोगों पर लगा दिया। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा, पे अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक
ट्वाइस अटैक हुआ था अलाउद्दीन खिलजी, मंगोलों ने 2 बार वहाँ पे अटैक किया और उसके बाद से अलाउद्दीन खिलजी ने एक लार्ज आर्मी बिल्कुल स्टैंड कर दी। और मोहम्मद तुगलक ने अटैक किया, मोहम्मद तुगलक पे भी अटैक हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, मंगोलों को हरा दिया। और उसके बाद से उनमें एक इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि उन्होंने कहा कि अब हम उन पर अटैक करेंगे। और कंस्ट्रक्शन, उन्होंने एक गैरिसन, अलाउद्दीन खिलजी ने कंस्ट्रक्ट किया सीरी टाउन, मीन्स की गैरिसन टाउन उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, एक नया टाउन, एक नई सिटी बनाई और उसका नाम दिया सीरी। और ऊपर उन्होंने अपनी आर्मी के लिए ये किया। और यहाँ पे मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया। उन्होंने न्यू टाउन को कंस्ट्रक्ट नहीं किया, उन्होंने न्यू कैपिटल को कंस्ट्रक्ट किया, दैट इज़ दौलताबाद। उन्होंने क्या किया, जो दिल्ली कुन्हा में लोग रहते थे उनको दौलताबाद भेज दिया और वहाँ पे अपनी आर्मी दिल्ली कुन्हा में अपनी आर्मी को सेटल किया। और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के खाने के लिए वो जो भी किसान थे, जो किसान गंगा और यमुना के बीच में अपना अनाज, अपने क्रॉप्स को ग्रोन करते थे, उनसे उन्होंने कहा जितना आप अनाज ग्रोन करेंगे, मतलब क्रॉप्स को ग्रोन करेंगे, ग्रेन्स को, उसका 50% आप हमें टैक्स देंगे। मोहम्मद तुगलक ने भी यही किया, वहीं से वो भी अपने सैनिकों के लिए टैक्स ले रहे थे। बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ एडिशनल टैक्स लगा दिए। गंगा यमुना पे जितने भी पीसेंट्स थे उन पे उन्होंने कुछ एडिशनल टैक्स लगा दिए मोहम्मद तुगलक ने। आप रिटर्न दी मोहम्मद तुगलक एंड जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो जो कैश, जो उनकी सैलरी है वो कैश में पे करते थे। और जो कैश में पे करते थे तो जो उनके सोल्जर्स थे वो जब भी कुछ सामान खरीदने जाते थे वो दिल्ली के व्यापारियों से सामान खरीदते थे, मर्चेंट से। तो ये डर हो गया अलाउद्दीन खिलजी को कहीं वो प्राइजेस को हाई ना कर दे, तो इसके कारण उन्होंने क्या किया, प्राइजेस को कंट्रोल किया। और उन्होंने कुछ ऑफिसर्स को वहाँ पे बोल दिया कि उन्होंने अपने दिल्ली में कुछ ऑफिसर्स को कहा कि आप लोग केयरफुली सर्वे करें, अगर ये मर्चेंट प्राइजेस बढ़ाते हैं और अगर ये मर्चेंट्स ने प्राइजेस बढ़ाना कम नहीं किया, अगर मर्चेंट्स प्राइजेस बढ़ाते हैं और ये बात नहीं मानते तो इन्हें पनिशमेंट दी जाएगी। और यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक ने भी कैश में पेड की उनकी सैलरी, लेकिन मोहम्मद तुगलक ने एक टोकन मनी को इंट्रोड्यूस किया जो बहुत चीप मेटल से बनता था। और इससे वहाँ के लोगों ने क्या किया, इस टोकन मनी का वो यूज़ करने लग गए और लोगों ने अपने गोल्ड और सिल्वर के जो सिक्के थे उस सिक्के को सेव करना स्टार्ट कर दिया। और लोगों ने जो टैक्स था वो टोकन मनी में, वो टैक्सेस जब भी पे कर देते तो टोकन मनी का यूज़ करने लग गए। अपने गोल्ड और सिल्वर के सिक्कों को उन्होंने बचा लिया। और फिर लोगों ने सोचा ये तो बहुत चीप मेटल से बना है, इसको हम भी नकली टोकन मनी बना सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उनका बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ, लेकिन मोहम्मद तुगलक की बात करें तो यहाँ पे इनका एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स बहुत ही पुअर था। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने फिर कश्मीर पे अटैक किया और कश्मीर के अटैक के बाद ये वहाँ पर हार गए। और उसके बाद उन्होंने फिर डिसाइड किया कि आज के बाद वो कभी भी किसी पर अटैक नहीं करेंगे। और जिन लोगों को उन्होंने दिल्ली कुन्हा से हटाकर दौलताबाद भेजा था उन लोगों ने भी गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जिन पे उन्होंने एडिशनल टैक्स लगाए थे उनको क्या किया, उन्होंने एडिशनल टैक्स जिन पे उन्होंने लगाया था उनको भी उन्होंने बिल्कुल वो लोग भी रिबेलियन पे उतर आए, इसका विरोध करने लग गए। और लास्ट में क्या हुआ, टोकन मनी को टोटली कैंसिल कर दिया गया, टोकन मनी को टोटली कैंसिल कर दिया गया। एंड आफ्टर दैट in this list of Muhammad Tughlaq's failure, we sometimes forget that for the first time in the history of the Sultanate, Delhi Sultan planned a campaign to capture Mongol territory। मतलब क्या हुआ, इतने मोहम्मद तुगलक की फेलियर के बाद, ये फेलियर था मोहम्मद तुगलक का। इस लिस्ट में हमने कुछ फेलियर देखे और वी समटाइम कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हमारी मतलब हमारे सल्तनत में पहली बार किसी ने मंगोलों को हराया था।
किसी की मतलब किसी ने प्लानिंग के साथ और मंगोलों को हराया था, और वो कौन थे? मोहम्मद तुगलक। हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि जो हमारा दिल्ली का सुल्तान था उसने मंगोलों को हराया था, और मंगोलों को हराया था दिल्ली, और मतलब कि एक प्लान बनाया था उनको हराने के लिए, एक प्लान बनाया था मंगोलों को कैप्चर, उनके टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए। हम ये कभी कभी भूल जाते हैं कि मोहम्मद तुगलक ने कैप्चर करने की सोचा था कि हम उन पे कैप्चर करेंगे मंगोलों पे। अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर्स, मोहम्मद तुगलक मेजर्स वर कन्विंस्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट द मंगोल। अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिफेंसिव मेजर था, अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? डिफेंसिव मेजर था, मतलब वो बचाव करते थे। लेकिन जो मोहम्मद तुगलक का मेजर क्या था? वो कदम मतलब